वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है पीएच स्केल। क्या होता है पीएच स्केल और इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न बोर्ड के एग्जामिनेशन में हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, चर्चा करेंगे, समझेंगे। क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए पीएच स्केल समझ गए। पीएच स्केल नाम सुनते हैं तो उसका अर्थ भी जानने की कोशिश करें। पीएच में दो शब्द आ रहे हैं। पहला अक्षर आ रहा है पी और दूसरा अक्षर आ रहा है एच। इस प्रकार से इसको पीएच लिखा जाता है। तो पी का मतलब होता है पोटेंज। क्या मतलब होता है बच्चा? पोटेंज, या हिंदी में इसको आप पुषांश भी कह सकते हैं। पुषांश है ना। पी का मतलब क्या हो गया? पोटेंज या पुषांश। ठीक है। और इसका शाब्दिक अर्थ हो गया शक्ति। अब यहां पोटेंज या पुषांश का एक जर्मन शब्द है और जिसका हिंदी अर्थ होता है शक्ति। समझ गए बात को? शक्ति। ठीक है। और एच जो होता है ना बच्चा, एच का शब्द, एच जो है यहां पर किसको रिप्रेजेंट करता है? एच जो रिप्रेजेंट करता है वह करता है हाइड्रोजन आयंस की। किसको रिप्रेजेंट करता है? हाइड्रोजन आयनों को एच रिप्रेजेंट करता है। समझ गए बात को? मतलब पीएच में पी जो शब्द है वह तो रिप्रेजेंट करता है पोटेंज या पुषांश, इसका मतलब होता है, और उसका अर्थ निकलता है शक्ति। ठीक है। एच किसको रिप्रेजेंट करता है? एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन। तो क्या बता रहा है इसका? दोनों का सम्मिलित अर्थ क्या हुआ? हाइड्रोजन आयनों की शक्ति। क्या हुआ भाई? हिंदी में इसका अर्थ हुआ हाइड्रोजन आयनों की शक्ति। समझ गए क्या मतलब निकला? हाइड्रोजन आयनों की शक्ति। अब हाइड्रोजन आयनों की शक्ति कहां पर भाई? कहां दिखेगी इनकी शक्ति? यहां साइंस में शक्ति शब्द जो है इसके स्थान पर यहां पर पीएच स्केल में या पीएच मापक्रम में हम यहां पर ले सकते हैं सांद्रता। जितनी ज्यादा संख्या होगी उतनी उसकी संख्या शक्ति अधिक होगी। मतलब हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। ठीक है। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करने का जो स्केल विकसित किया गया है उसको कहते हैं पीएच स्केल। क्या समझे? अब हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता किसमें? किसी विलयन में। किसी विलयन, कोई भी विलयन है उसको बिना टेस्ट किए, बिना चखे, बिना छुए हम किसी स्केल को डालकर, जैसे थर्मामीटर जो होता है वो टेम्परेचर कैलकुलेट करता है, अपने शरीर का ताप ज्ञात करता है, उसी प्रकार पीएच स्केल जो होता है वह किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करने वाला स्केल है। ठीक है। जिसको अपन क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी? पीएच स्केल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी भाई? डेफिनेशन क्या हो जाएगी? सिंपल सी बात है। पहले लिखेंगे शब्द छोटा सा, किसी विलयन। ठीक है। स्टार्टिंग कर दी अपने, एक नंबर का प्रश्न सेट करेंगे, समझेंगे तो भी। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन H प्लस आयन, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन H प्लस आयन की सांद्रता को इंग्लिश में कहते हैं बच्चा कंसंट्रेशन। ठीक है। सांद्रता ज्ञात करने के लिए किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है, जिसे क्या कहते हैं? ज्ञात करने के लिए बनाए गए स्केल को हम क्या कहते हैं? स्केल या मापक्रम को पीएच स्केल कहते हैं। बनाए गए स्केल या मापक्रम क्या कहलाता है? पीएच स्केल कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा? पीएच स्केल कहलाता है। बनाए गए स्केल या मापक्रम को क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। ठीक, ये सिंपल सी डेफिनेशन है। आप क्या लिख सकते हैं? किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करने वाला स्केल क्या कहलाता है? पीएच स्केल कहलाता है। पीएच स्केल की डेफिनेशन आपको याद होगी तो थोड़ी सी जनरल बातें हम पीएच स्केल की कर लेते हैं। कैसे भाई? पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जो पीएच स्केल जो होता है उसमें इस प्रकार से मैं आपको बताऊंगा। पीएच स्केल जो होता है इसमें 0 से
14 तक डिजिट होते हैं, 0 से 14 तक डिजिट होते हैं बच्चा, ध्यान रखना भाई। कितने तक? 0 से लेकर के 14 तक डिजिट होता है। और इसका जो मिड पॉइंट है, ठीक है, इसका बीच का बिंदु जो है यहाँ, बीच का बिंदु जो है यहाँ, जो पीएच है इसका यहाँ पर अंकित होता है 7। समझना ध्यान से, यहाँ 7, 0, 0, 7 और 14। बात समझ में आ गई? अब सुनना ध्यान से कि जब हम किसी विलयन का पीएच कैलकुलेट करते हैं और विलयन का पीएच 7 पर, किसी विलयन का पीएच 7 होता है ना, तो इसी पीएच स्केल के अनुसार वह ना तो अम्लीय होता है और ना क्षारीय होता है। कैसा होता है? उदासीन। 7 से कम, 7 से इधर वाला पार्ट जो है वह अम्लीयता को, किसी विलयन की अम्लीयता को रिप्रेजेंट करता है, और 7 से अधिक वाला जो पार्ट है 7 से 14 तक वह उसकी क्षारीयता को दर्शाता है। ठीक है, कोई विलयन अम्लीय है कैसे मालूम पड़ेगा? अगर किसी विलयन का पीएच 0 से 7 है तो अपने को मालूम पड़ जाएगा यह विलयन अम्लीय है। और अगर किसी विलयन का पीएच 7 से 14 है तो हम कहेंगे कि वह विलयन कैसा है? क्षारीय है। मतलब 7 से कम जिसका पीएच है वह अम्लीय विलयन, और 7 से अधिक जिसका पीएच है वह है क्षारीय विलयन। ठीक है, और खास बात यह देखिए आप कि अगर हम 0 से 7 तक जाएंगे आगे, मतलब 0, किसी विलयन का पीएच 0 है, किसी का 1 है, किसी का 2 है, ठीक है, किसी का 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, मतलब एक विलयन जिसका पीएच 0 है और दूसरा विलयन जिसका पीएच 6 है, इन दोनों में से आपको पूछा जाए कि किसका कौन सा विलयन ज्यादा अम्लीय है, तो किसका विलयन ज्यादा अम्लीय होगा? कौन सा? जिसका पीएच कम है। जिसका पीएच कम है उसका वह अम्लीय ज्यादा है, और जिसका पीएच ज्यादा है वह अम्लीय कम है। समझ गए? लेकिन यहां पर देखिए, अगर आप लोगों से पूछे किसी विलयन का पीएच कितना है, 7.4 है, और किसी विलयन का पीएच 8 है या 10 है, जो भी पूछ ले, इसमें क्या होगा? आप लोगों से इनमें से पूछना चाहिए कि इनमें से कौन सा ज्यादा क्षारीय है, तो आप जिसका पीएच ज्यादा होगा वह ज्यादा क्षारीय होगा। ठीक है, तुलनात्मक रूप से अगर पीएच 7 से ज्यादा है उनमें से आपको पूछा जाए तो जिसका पीएच अधिक है वह क्या होगा बच्चा? अधिक क्षारीय होगा। तो कहने का मतलब पीएच अगर 7 है तो वह उदासीन विलयन रहेगा, 7 से कम जिसका पीएच है वह अम्लीय पीएच होगा, 7 से ज्यादा जिसका पीएच है वह क्षारीय पीएच होगा। अम्लीयता जो है 0 से 7 की तरफ अम्लीयता घटती है, इधर 0 से 7 तक अम्लीयता क्या होगी बच्चा? किसी विलयन की घटती है, मतलब वह कम अम्लीय होता जाएगा। और 7 से 14 तक क्षारीयता बढ़ती है, 7 से 14 तक क्षारीयता बढ़ती है। ये कुछ कॉमन बातें हैं, याद रखना, समझना जरूरी है, क्योंकि समझेंगे तभी हम बड़ी एग्जामिनेशन के बड़े प्रश्न सोल्व कर पाएंगे, वरना रट रट करके वहीं रह जाएंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पीएच के बारे में जो जनरली पूछे जाते हैं कि कौन से विलयन का पीएच कितना है, एक दृष्टि उसके ऊपर भी हम डाल लेते हैं। देखिए, आप लोगों से पूछ ले कि माउथ का पीएच यानी लार का पीएच कितना होता है। लार का पीएच भी बच्चा दो प्रकार से पूछ सकते हैं। एक तो खाना खाने से पहले, एनसीईआरटी का कलेक्शन है, बढ़िया प्रश्न बनता है। खाना खाने से पहले लार का या माउथ का पीएच होता है 6.2 से 7.6 तक। ध्यान से देखो इसको, 6.2 से 7.6 तक के बीच में, ठीक है, और लगभग 6.7 के आसपास इसका पीएच रहता है। तो अपन ये कह देंगे किस प्रकार का भाई? आंशिक अम्लीय, बहुत कम अम्लीय है, 7 से थोड़ा सा कम है और 7 से थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, तो दोनों के बीच का सा खाना खाने से पहले क्या रहता है? लार का पीएच रहता है। खाना खाने के बाद 5.8 का मतलब आंशिक अम्लीय हो जाता है। खाना खाने के बाद माउथ का पीएच आंशिक अम्लीय हो जाता है। खाना खाने से पहले आंशिक क्या होता है भाई? क्षारीय। आंशिक क्षारीय खाना खाने से पहले, और खाना खाने के बाद आंशिक अम्लीय। फिर नींबू के रस का पीएच 2 से लेकर के 3 तक। नींबू जो है एक तरह से स्ट्रॉन्ग एसिड में काम कर रहा है। देखो पीएच जो है 2 के आसपास आ रहा है, 2 से 3 के बीच में ये पीएच है किसका? नींबू के रस का पीएच 2 से 3 के बीच में। वातित पे कोका कोला वगैरह जो भी है ये भी अम्लीय। देखो 4 से 6 के
तक इसका pH होता है। गाजर का रस भी अम्लीय होता है, एसिडिटी करेगा। ये 6 के आंशिक अम्लीय, ज्यादा अम्लीय नहीं होता है, 6 के आसपास है, इसका मतलब इसकी अम्लीयता कम है। तो किस कैसे लिखेंगे? आंशिक अम्लीय। ठीक है, आंशिक अम्लीय गाजर के रस का pH होता है। फिर हम बात करें कॉफी। कॉफी को याद करना है, 4:45 से 5:15 बजे तक कॉफी पीनी है आपको। 4:45 से लगभग 4:45 मतलब 4.85 है, 4.75 के आसपास भी मान सकते हैं, कोई खास ज्यादा परिवर्तन नहीं है। 4.85 से 5.110 मतलब 5:15। आप क्या लिखेंगे? 4:45 से 5:15 बजे कॉफी कब पिएंगे आप? 4:45 से 5:15। ठीक है। टमाटर का रस, टमाटर जो होता है उसमें भी ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। और pH होता है लगभग 4.4 के आसपास। और नल का जल जो है वह उसके स्रोत पर डिपेंड करता है कि कहाँ से पानी आ रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन लगभग 7.5 के आसपास नल के जल का pH होना चाहिए। ये बात खास बात है। मतलब 7.5 का मतलब कैसा हो गया बच्चा? आंशिक क्षारीय, आंशिक क्षारीय pH होना चाहिए। किसका? नल के जल का आंशिक क्षारीय। फिर इधर अपन बात करें 1 मोल NaOH। 1 मोल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, बहुत बार बता चुका हूं, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वह क्या है बच्चा? स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। और HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है बच्चा, ध्यान से देखेंगे। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। तो दोनों जो है स्ट्रॉन्ग बेस। क्षार जो है pH स्केल में सबसे ज्यादा डिजिट किसका है? 14। कौन सा डिजिट है? 14। जो जिसका सबसे ज्यादा pH है वह सबसे अधिक क्षारीय है। तो NaOH का pH कितना हो जाएगा? 1 मोल NaOH का pH हो जाएगा 14। ठीक है, 14। और HCl जो है अम्लीय है, और जो pH स्केल जो स्टार्ट होता है 0 से 14 तक होता है, तो 14 पर यहां पर तो क्या हो जाएगा बच्चा? NaOH, क्योंकि सबसे ज्यादा pH है किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। और 0 pH किसका है? HCl का। ये दोनों HCl व NaOH, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड का pH होता है 0। स्ट्रॉन्ग एसिड का pH 0 होता है, ध्यान में रखना। स्ट्रॉन्ग बेस का pH कितना होता है? 14। जब दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बना देते भैया? NaCl, सोडियम क्लोराइड बना लेंगे और H2O बना लेंगे। और यह रिएक्शन जो हो जाएगी ना, उसका pH कितना हो जाएगा? 7। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। और उसमें जो लवण व जल, उस सॉल्यूशन जिसमें अम्ल व क्षार आपस में मिलाएंगे, तो दोनों एक दूसरे की जो प्रॉपर्टीज हैं, दोनों के गुण जो हैं वो नष्ट हो जाएंगे, और लवण व जल बनेंगे। और उस विलयन का pH कितना रहेगा बच्चा? 7। ठीक है। इसके अलावा कुछ और pH हैं जिनको आप लोग याद रख सकते हैं। आप लोग से पूछ ले भाई जठर रस का pH कितना होता है, तो आप बताएंगे 1.2। जठर रस जिसके कारण एसिडिटी होती है, आपको मालूम होना चाहिए भैया। जठर रस होता है पेट में, अमाशय में जो रस बनता है, जिसके द्वारा भोजन सड़ने से बचता है, आंशिक पाचन होता है, उसमें भी HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और उसके कारण जठर रस का pH कितना रहता है? लगभग 1.2। वैसे स्ट्रॉन्ग अगर HCl है तो उसका pH 0 होता है, लेकिन पेट में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, और उसका pH कितना होता है? 1.2। ठीक है। नींबू का रस भी 2.2, 2 से 3 मैंने बताया था। तो नींबू के रस का pH होता है 2.2 लगभग। शुद्ध जल का pH, शुद्ध जल जो होता है उदासीन होता है, उसका pH 7 होता है। रक्त का pH 7.4। 7.4 का मतलब अगर ऑप्शन में आंशिक क्षारीय लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आंशिक क्षारीय, आंशिक क्षारीय। ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस, यह दुर्बल क्षार है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है बच्चा? दुर्बल क्षार है। और दुर्बल क्षार है इसलिए इसका pH कितना होता है? 10। सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने कहा था स्ट्रॉन्ग बेस है, प्रबल क्षार है। पूछ लेते हैं दुर्बल क्षार और प्रबल क्षार के एग्जांपल लिखिए। मैंने बताया था पिछली क्लास में आपको। तो प्रबल क्षार जो होता है इसका pH कितना है? 14 है। ठीक है। इसके अलावा अम्लीय वर्षा, एयर पोल्यूशन के कारण, वायु प्रदूषण के कारण वायु में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड ये घुले हुए रहते हैं, उड़ते रहते हैं हवा में। धुआं के द्वारा जो साधन चलते हैं उनकी धुआं निकलती है, और कोई धुआं निकलता है, उसमें ये पाए जाते हैं। ये गैसें सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। जब बारिश होती है तो ये जल के साथ रिएक्ट करते हैं और अम्ल बना लेते हैं। कौन से अम्ल बनते हैं भैया उसमें? मैंने पहले भी बताया था आपको कि नाइट्रिक अम्ल बनता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, और कार्बोनिक अम्ल बनता है। HNO3, H2SO4 और H2CO3।
ठीक है। HNO3 किससे बनेगा? नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं जब जल के साथ रिएक्ट करेंगे H2O के साथ तो क्या बनेगा भाई? HNO3 बनेगा। सल्फर के ऑक्साइड है SO2, वह किसके साथ रिएक्ट करेंगे? जल के साथ क्रिया करेंगे तो H2SO4 बनेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह जल के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बोनिक अम्ल बनेंगे। तो मुख्यतः नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण वर्षा जल का pH जो होता है 5.6 से कम हो जाता है। और जब वर्षा जल का pH 5.6 से कम हो जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चा? अम्लीय वर्षा कहते हैं। इसी प्रकार हम अगर डेली पेस्ट नहीं करते हैं, अपने ब्रश नहीं करते हैं, तो क्या होगा भाई? माउथ में जो बैक्टीरिया जो हैं वो खाद्य पदार्थ जो भी आपकी रोटी वगैरह जो भी आप खाते हैं उनके साथ रिएक्ट करते हैं और एसिड बना लेते हैं, जिससे दांतों का इनेमल नष्ट होने लग जाता है, दांत खराब होने लग जाते हैं, दांतों का इनेमल नष्ट होने लग जाता है, मुंह में बदबू आने लग जाती है। और जब माउथ का pH 5.5 तक तो माउथ उसको सहन करता है, दांत सहन करते हैं, लेकिन 5.5 से कम अगर माउथ का pH होने लग जाए तो आपके दांत जो है वो नष्ट होने लग जाते हैं, थोड़े थोड़े टूटने लग जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? दंत क्षय। तो दंत क्षय कब होता है? जब माउथ का pH कितना हो जाता है? 5.5 से कम। अम्लीय वर्षा कब होती है? जब वर्षा के जल का pH कितना हो जाता है? 5.6 से कम। तो ये कुछ खास बातें थी। किससे संबंधित भाई? किससे संबंधित? pH से संबंधित। अब pH का जो महत्व है उसके बारे में और चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तब तक आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।